खैर चलो जब तक देखते हैं ब्लेयर का वर्गीकरण। ठीक है, और ये वर्गीकरण एक मिनट को हाँ, तो ये जो वर्गीकरण है इसने वर्षा की मात्रा के आधार पर दिया था और बताया था प्रकार वर्षा की मात्रा और वार्षिक वर्षा। ठीक है, तो सबसे पहला इसका वर्गीकरण था शुष्क। ठीक है, और इसमें सीधा बरवली बोला था कि बहुत अत्यल्प वर्षा होती है या अल्प वर्षा होती है। वर्षा कितनी होती है? तो 0 से 25 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है, यानी 25 से कम सेंटीमीटर वर्षा होती है तो इसको उसने कहा कि ये शुष्क जलवायु होगा। लेकिन इस जब वर्षा की मात्रा 25 से 50 हो जाए, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको हल्की वर्षा उसने कहा और बताया कि जो जलवायु होगी वो जलवायु अर्ध शुष्क होगी। जलवायु अर्ध शुष्क होगी। इसी तरह से मात्रा अगर 50 से 100 सेंटीमीटर हो जाए तो इसको उसने कहा कि सामान्य वर्षा, और जलवायु जो होगी ये हो जाएगी तुम्हारा उप आर्द्र। ठीक है, इसी तरह से 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वर्षा अगर हो जाए किसी क्षेत्र में, या 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र को इसने अधिक वर्षा की कैटेगरी में रखा और बोला कि ये जो जलवायु होगी वह आर्द्र जलवायु कहलाएगी। ठीक है, ये आर्द्र जलवायु कहलाएगी। और अगर वर्षा 200 सेंटीमीटर से मोर देन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो इसको उसने अत्यधिक वर्षा नाम दिया और अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो ये इनका ब्लेयर का क्लासिफिकेशन था और ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है जो केवल और केवल वर्षा पर आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिविल में शुरुआती दौर में ये मैच द कॉलम करके पूछता था। ठीक है, कि वर्षा की मात्रा अगर ये हो तो इनमें से कौन सा किसके साथ सूट करेगा, इसको ऊपर नीचे कर देता था और इसको भी ऊपर नीचे करके मैच द कॉलम में दे देता था। ये आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ब्लेयर का ये क्लासिफिकेशन था और ये वर्षा पर आधारित था। इसको लिख लिया। और ऐसे भी सोचने वाली बात भी है, हाँ क्या बोल रहे हो? तो रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ चालू। कुछ पूछ रहे थे क्या? माइक किसका ऑन है जी? सुलेखा? सुलेखा माइक बंद करो। मलय भी अपना माइक, हाँ बोलो। थोड़ा सा साइड हो जाइए। अरे ठीक है।
हो गया सर। चलो ठीक है। तो ये ब्लेयर का वर्गीकरण था। ब्लेयर के वर्गीकरण के बाद सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण आता है कोपेन का। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कभी-कभी ये पूछा जाता है कौन सा मात्रात्मक वर्गीकरण है, कौन सा आनुभाविक वर्गीकरण है, कौन सा वैज्ञानिक वर्गीकरण है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम चूंकि शुरुआत में इस बात पर ध्यान नहीं दिए होते हैं तो गड़बड़ा जाता है मामला। ठीक है, तो पहले हम इसी को कर लेते हैं। ठीक है, जलवायु वर्गीकरण में 3 तरह के वर्गीकरण होते हैं। पहली बात होती है वर्गीकरण की, पहला जो वर्गीकरण होता है वो होता है एम्पेरिकल। अनुभवाविक। ठीक है, दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो होता है जेनेरिक। ठीक है, और तीसरा होता है अप्लाइड। तो अप्लाइड व्यवहारिक, जेनरिक, जेनरिक को क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो एम्पेरिकल वर्गीकरण में हम क्या होते हैं कि प्रक्षेपण के आधार, ठीक है, प्रेक्षित यानी ऑब्जर्वेशन, प्रक्षेपण के आधार पर ऑब्जर्वेशन, इसको कह लो ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम देख, मतलब कि ये वर्गीकरण ऑब्जर्वेशन किसकी, तो विशेषता ऑब्जर्वेशन विशेषता के आधार पर ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम विशेषता की पहचान करते हैं। किन किन विशेषता, कौन कौन सी विशेषता है, और उसके आधार पर जलवायु तत्वों के आंकड़ों को शामिल करते हैं। जलवायु आंकड़ों को लेते हैं और इसके अलावा खास करके की तुलना वनस्पति से करते हैं और तब जो वर्गीकरण देते हैं, ठीक है, ये कहलाता है एम्पिरिकल वर्गीकरण। ये एक तरह से प्रैक्टिकली अनुभव किया गया होता है। हम घूम के चारों तरफ देख लेते हैं, जलवायु आंकड़े, जैसे आपका जलवायु आंकड़े में आ जाएगा वर्षा, तापमान, ये दोनों सबसे प्रमुख आंकड़े हैं। और इस वर्षा और तापमान के से कोरिलेट करते हैं कि वनस्पति कैसी है। ठीक है, वर्षा और तापमान से कोरिलेट करते हैं कि वनस्पति कैसी है, और तब उसके आधार पर जो हम वर्गीकरण देते हैं वही वर्गीकरण कहलाता है अनुभवाविक वर्गीकरण। ठीक है, इसमें मात्रात्मक विधि का उपयोग होता है, नहीं भी होता है, केवल विशेषताओं को हमने देखा और रख दिया, ये भी हो सकता है। जेनेरिक वर्गीकरण में जलवायु की उत्पत्ति के कारणों के आधार पर ये वर्गीकरण करते हैं। जलवायु की उत्पत्ति के कारणों के आधार पर जब वर्गीकरण देते हैं जिसको हम जेनेरिक वर्गीकरण कहते हैं। इसी तरह से जलवायु और अन्य वस्तुओं का, जलवायु का अन्य वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं जिसको हम व्यवहारिक वर्गीकरण करते हैं। जलवायु का अन्य वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण जब करते हैं तो इसको हम अप्लाइड वर्गीकरण कहते हैं। तो ये 3 तरह के वर्गीकरण हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में पहले वाले में कोपेन प्लस थॉर्नवेट ये दोनों आ जाते हैं।
हो गया सर फर्स्ट वाला फिर से एक बार बता दीजिएगा। ये एम्पेरिकल एम्पेरिकल वर्गीकरण में हम प्रक्षेप ऑब्जर्व करते हैं क्षेत्र को और देखते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। दूसरी बात की आंकड़ों की भी गणना करते हैं कि तापमान की स्थिति क्या है, वर्षा की स्थिति क्या है और साल भर कैसी रहती है, और तब उस वनस्पति की विशेषताओं को, जलवायु विशेषताओं को हम देखते हैं, समझते हैं। साथ ही साथ उसकी तुलना या उसका कंपेयर हम वहां के जलवायु आंकड़ों को प्राप्त करके करते हैं कि यहाँ पर वर्षा और तापमान की स्थिति ये है, तो इस तरह की विशेषताएं विकसित हुई हैं। इसके विकसित होने में और कौन से कारक रहे हैं, और इन सब को लेके तब जब हम वर्गीकरण करते हैं, खास करके इसमें वनस्पति को जरूर लेते हैं, क्योंकि वनस्पतियां जो होती हैं ये जलवायु का प्रतिरूप होती हैं। ये बात कोपेन ने भी कही थी और यही बात आगे थॉर्नथवेट ने भी कही थी, ठीक है, कि जो वनस्पतियां हैं वह जलवायु का प्रतिरूप होती हैं, वह तापमान और वर्षा के प्रभाव को दर्शाती हैं, ठीक है। जैसा तापमान और वर्षा वैसी ही वनस्पति, तो वनस्पति से इस वर्षा और तापमान की तुलना करते हैं और अन्य विशेषताओं का भी अध्ययन करते हैं। तब हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऐसे क्लासिफिकेशन को एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन में जनरली आप पाएंगे कि इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव टर्म भी जुड़ा रहता है, ठीक है, मात्रात्मक। मात्रात्मक इसलिए कि जैसे ही आप जलवायु आंकड़ों को प्राप्त करते हैं, ठीक है, यहां आंकड़ों का उपयोग जैसे ही हो गया, सांख्यिकीय मेथड या कोई भी गणितीय मेथड के आधार पर कुछ और कैलकुलेशन आपने कर लिया, तो ये क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव भी हो जाएगा। और कोपेन और थॉर्नथवेट दोनों ने ये काम किया था कि जलवायु के आंकड़ों को लिया, उस आंकड़ों के आधार पर वनस्पतियों को देखा और जलवायु की अन्य विशेषताओं, साल भर में जलवायु कैसी रहती है, वर्षा कब होती है, गर्मी कब आती है, गर्मी कितनी प्रचंड होती है, वर्षा कितनी प्रचंड होती है कि नहीं होती, शुष्कता का स्तर क्या रहता है, इन सभी का कैलकुलेशन जब किया तब इन्होंने वर्गीकरण किया था। तो इसलिए ये टर्म आपको दो तरह से आता है, एक तो केवल एम्पिरिकल लिख के आएगा और दूसरा पूरा एम्पिरिकल एंड क्वांटिटेटिव, अनुभाविक और मात्रात्मक वर्गीकरण। तो कोपेन का वर्गीकरण एक अनुभाविक और मात्रात्मक वर्गीकरण है, ठीक है। कोपेन का वर्गीकरण एक अनुभाविक और मात्रात्मक वर्गीकरण है, लेकिन थॉर्नथवेट का वर्गीकरण जो है पूरी तरह से मात्रात्मक है, ठीक है, पूरी तरह से मात्रात्मक है। लेकिन फिर भी कोपेन का वर्गीकरण अनुभाविक होने के साथ साथ मात्रात्मक भी है और थॉर्नथवेट का मात्रात्मक पहले है, अनुभाविक बाद में। ये अंतर है इस दोनों में, लेकिन दोनों इसी कैटेगरी में है। इसी तरह से जलवायु की उत्पत्ति के कारण के आधार पर हम जलवायु का वर्गीकरण अगर करते हैं तो इसको हम जेनेरिक वर्गीकरण करते हैं, और जलवायु का अन्य वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो इसको हम व्यावहारिक वर्गीकरण कहेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कोपेन का क्लासिफिकेशन। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एक अनुभाविक व मात्रात्मक वर्गीकरण है, और यही चीज एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि कोपेन का वर्गीकरण किस तरह का वर्गीकरण है। यह एक अनुभाविक और मात्रात्मक वर्गीकरण है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड एम्पिरिकल क्वालिफिकेशन। दूसरी बात मैं बता दूं कि कोपेन अपना क्लासिफिकेशन जो दिया, सबसे पहला क्लासिफिकेशन इन्होंने पहली बार 1900 में दिया था। पहला क्लासिफिकेशन इन्होंने 1900 में दिया था, और ये वर्गीकरण जो था इनका प्रथम वर्गीकरण, फर्स्ट क्लासिफिकेशन,
ठीक है। और इस वर्गीकरण का अगर आधार की बात करें तो अल्फांसो डी कॉन्डेल का जो वनस्पति वर्गीकरण था उसी के आधार पर दिया था। आधार अल्फांसो डी कैंडल डी कैंडल में अच्छा CA, ठीक है, कैंडल के वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है, ये वर्गीकरण दिया था। अब रहा सवाल कि कैंडल का वनस्पति वर्गीकरण क्या है भाई। तो कैंडल ने वनस्पतियों का वर्गीकरण के लिए 5 कैटेगरी बताई, ठीक है। इसको इधर लिख देते हैं, मेगाथर्म, जीरोथर्म, ठीक है, मेगाथर्मल, दूसरा जीरो थर्मल, तीसरा था मेसोथर्मल, चौथा था माइक्रोथर्मल और पांचवा था एक्टिस्टोथर्मल, ठीक है। ये 5 कैटेगरी इसने दी थी और इसी के आधार पर यह वर्गीकरण किया था, ठीक है। ये पहला क्लासिफिकेशन था। पहले क्लासिफिकेशन के आधार पर इन्होंने भी 5 प्रकार में बांटा, क्योंकि आधार इनका अल्फांसो डी कैंडल का वनस्पति वर्गीकरण था। ये वनस्पति वर्गीकरण मतलब कि इसी के आधार पर कैंडल ने इसको जलवायु वर्गीकरण के रूप में बताया, ठीक है, वनस्पतियों पर आधारित था। तो ये वनस्पति वर्गीकरण भी था और जलवायु वर्गीकरण भी था। इसी के आधार पर इन्होंने इस अपने जलवायु विश्व के जलवायु का जो वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया उसको भी इन्होंने 5 प्रकार रख दिया। लेकिन इन्होंने 5 नंबर क्या थर्मल है सर? अरे पहले सुनो तो सही, बीच में जब बोले तो ना बोला करो, और तुम ये गलती बार बार करते हो। ये जो 5 वर्गीकरण था उसने समझदारी ये दिखाई थी कि इस 5 वर्गीकरण के लिए इन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द ABCD और E, इन 5 का उपयोग किया और ये कैपिटल लेटर में लिखे, यानी कि इसको A से दिखाया, इसको B से दिखाया, इसको C से दिखाया, इसको D से दिखाया और इसको E से दिखाया, ठीक है। और कहीं भी ये नहीं कहा कि A जो है मेगाथर्म है, B जीरोथर्म है। इन्होंने सीधा इसको हटा दिया। एक तरह से कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन कॉपी पेस्ट करने के बाद विशेषताओं का रखा और मेजर जो हेडिंग है उसको इन्होंने हटा दिया, ठीक है। और ये हो गया क्लासिफिकेशन कोपेन का। तो लोगों ने इसकी आलोचना भी की। जब इन्होंने प्रस्तुत किया तो लोगों ने आलोचना की, भाई आपने तो पूरा क्या कहते हैं डी कंडाल का वर्गीकरण रख दिया है। तो कहा कि डी कंडाल का वर्गीकरण हमने रखा है। तो 18 में उन्होंने इसी वर्गीकरण को फिर से संशोधित किया, ठीक है। उन्नीस सौ 18 में पुनः संशोधन, ठीक है, इस वर्गीकरण को पुनः संशोधन किया। और इसका आधार जो है, इस संशोधन का आधार वर्षा और तापमान के वार्षिक मान को लिया और औसत मतलब मासिक औसत तथा उसके मौसमी वितरण के आधार पर किया, ठीक है। हाँ, तो 5 प्रकार में तो बांटा।
वर्षा और तापमान का मासिक तथा वार्षिक, यानी कि मासिक वर्षा और मासिक तापमान और वार्षिक तापमान, मासिक वर्षा और वार्षिक वर्षा, इस दोनों वैल्यू को लिया। ठीक है, तो यही इस एक साथ लिखा गया कि वर्षा और तापमान का मासिक तथा वार्षिक मूल्य या औसत जो कहिए, मासिक औसत तथा वार्षिक औसत के मान को लिया तथा उसके वितरण के आधार पर इसने ये क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, अगली बार में इसी ए बी सी डी ए में इसने इसकी वैल्यू पुट की, यानी किसकी वैल्यू, तो वर्षा की वैल्यू पुट की और ताप की वैल्यू पुट की। इस कंडीशन में वर्षा क्या होगा और ताप क्या होगा, और तब ये क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। ठीक है, इसमें से ए बी सी डी जो है, ठीक है, खैर उसको हम आगे देख लेंगे। तो ये था 1918 का। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा नंबर, फिर 1918 के बाद फिर इसमें आलोचना निकलती है। तब इसमें फिर इन्होंने 1935 में नहीं 1931 में 1931 में पुनः संशोधन करते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज बता दूं कि यहाँ वर्षा और तापमान का जो मासिक औसत और वार्षिक औसत वाले मान को लिया, तो साथ ही साथ उसके वितरण के आधार पर, तो वितरण को जब देखा तो उसमें अंतर था, तो इसके लिए इन्होंने अलग से कुछ छोटे लेटर्स का उपयोग किया जो कि वितरण के संबंध में, वितरण से संबंधित थे। जैसे तुम्हारा ए एफ ए बी सी डी, ठीक है, इसी तरह से तुम्हारा अन्य वितरण भी थे, जिसमें शामिल था तुम्हारा क्या कहते हैं, एफ था, एम था, एस था, डब्ल्यू था। ठीक है, ये 4 लेटर्स थे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स के रूप में। वो क्या कहते हैं कि क्षेत्रीय वितरण के आधार पर या मासिक वितरण के आधार पर वर्षा और तापमान के अंतर को स्पष्ट करते थे। जैसे किसी क्षेत्र में उन्होंने गर्मी में वर्षा नहीं, किसी क्षेत्र में गर्मी में वर्षा नहीं, उसके लिए स्मॉल एस का उपयोग किया। जाड़े में वर्षा नहीं तो उसके लिए स्मॉल डब्ल्यू का उपयोग किया। सालों भर वर्षा के लिए एफ का उपयोग किया, और साल में कहीं भी वर्षा नहीं हो इसके लिए उन्होंने क्या उपयोग किया था, एफ एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू समर और विंटर के लिए हो गया, और सालों भर वर्षा के लिए जो है उन्होंने यूज किया था ना, स्मॉल एस यूज किया था। ठीक है, स्मॉल एस तो नहीं, एम यूज किया था। ठीक है, एम यूज किया था। इसी तरह से उन्होंने के एच और ये सब लेटर का भी उपयोग किया था। ठीक है, तो फिर इसको हम आगे देखेंगे कैसे किया था। पहले हम इस क्लासिफिकेशन को समझ लें कि कब कब इन्होंने संशोधन किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से संशोधन फिर आगे किया। 1931 के बाद फिर इनकी आलोचना होती है। जरा 1 मिनट रुकना।
हाँ जी, तो ये चीजें, हाँ, लास्ट वर्गीकरण जो था 1953 में था, ठीक है, 1953 में। और ये वर्गीकरण कोपेन गीगरपाल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। कोपेन गीगरपाल वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे लास्ट में यही आया था। तो इस तरह से इन्होंने संशोधन किया था। 1900 में दिया था, 18 में संशोधन किया, 31 में संशोधन किया, और अंतिम संशोधन इनका 1953 में आता है। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये डेट याद हो, संशोधन का आधार याद हो। आप क्या पूछ रहे थे मलय, ये बताओ। वही सर 5 नंबर जो ABCDE, उसमें सर 5 नंबर का इंग्लिश स्पेलिंग क्या है सर? हेकिस्टोथर्म, हेकिस्टोथर्म, HECKISTOTHERMAL, हेकिस्टोथर्मल। एक बात जान लो कि जो चीजें समझाई जा रही हैं पहले समझ लो। ये ब्लैक बोर्ड पे रहेगा, तुम्हारे लिखने के लिए ही रहेगा। अगर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, मैं मिटा भी देता हूं, तो वीडियो खोलोगे, वहां ये तुमको मिल जाएगा, पॉज कर दोगे, सारा चीज लिख लोगे, ठीक है। लेकिन अगर समझ नहीं पाओगे तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। किताब में तो ये अवेलेबल है, तो फिर मेरी जरूरत क्यों, बताओ। तो घाटा तुम्हारा है। पहले चीजों को समझो, फिर लिखने का तो कभी भी होता है। और अगर यहाँ भी नहीं मिलेगा तो फाइनली मैं तो तुमको लिख के ही दूंगा ना, वहां मिलेगा। इसलिए ये सब के पीछे ना परेशान हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर तो हाँ, सर संशोधन से संबंधित प्रश्न कैसा रहेगा सर? देखो जी, यहाँ प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण कब किया था? 1900 में। कोपेन ने पहला संशोधन कब किया था? 18 में। कोपेन ने अंतिम संशोधन कब किया था? 1953 में। कोपेन के अंतिम संशोधन को किस नाम से जानते हैं? कोपेन गीगरपाल संशोधन के नाम से जानते हैं, वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। ये भी पूछ सकता है कि कोपेन गीगरपाल वर्गीकरण कब दिया गया था? 1953 में, ठीक है। हाँ बोलो। जो ये फर्स्ट 3 है, इसका नाम नहीं है, बस कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के ही नाम से जाना जाएगा ना? पहला वर्गीकरण 1900 में जो दिया गया था, ये कोपेन का वर्गीकरण कहलाया। इस वर्गीकरण का आधार डी कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण था। पुनः इसमें संशोधन किया 1918 में, ठीक है। 1918 में संशोधन करने के बाद पुनः संशोधन 1931 में इनका होता है, और 31 के बाद फिर इनका संशोधन होता है कोपेन गीगरपाल वर्गीकरण पे। तो ये जो दो बीच वाले हैं, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला और लास्ट वाले का नाम है। ऊपर वाला वर्गीकरण प्रथम वर्गीकरण है। ऐसे नाम चारों के हैं, प्रथम वर्गीकरण, द्वितीय वर्गीकरण, तृतीय वर्गीकरण और चतुर्थ वर्गीकरण, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में से किस वर्ष में कोपेन ने अपना कोपेन का वर्गीकरण नहीं दिया गया था? 1900, 1918, 1932 और 1953। सही आंसर क्या होगा? 1932, क्योंकि ये 1931 में दिया गया था, 1932 में नहीं, ठीक है। तो 1932 गलत है, यानी 1900 में हुआ था, 1918 में हुआ था और 1953 में हुआ था। 1932 में कहाँ हुआ था? तो 1931 में हुआ था। तो इस तरह भी क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। तो आपको केवल डेट याद रखनी है। और मेजर चीज है, पहला वर्गीकरण किस पर आधारित था, अंतिम वर्गीकरण का नाम क्या है, ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। आगे बढ़े। सर अंतिम वर्गीकरण में कोपेन के बाद क्या लिखे हैं? कोपेन गीगरपाल। यस सर जी, ओके सर। इसको मिटाऊं? इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। यस सर। अगर कुछ
प्रूफ क्या है, तो आप एक बार वीडियो खोलिएगा, रिकॉर्डिंग है, वहां से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेट करूंगा तो ये चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा। कोपेन ने साफ कहा था, कहा यह था कि जलवायु और वनस्पति में घनिष्ठ संबंध होते हैं। जलवायु और वनस्पति में घनिष्ठ संबंध होते हैं, ठीक है। और इसी आधार पर इन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जलवायु के सभी गुण प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण द्वारा स्पष्ट होते हैं। यही कारण है कि जलवायु के सभी गुण प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण द्वारा स्पष्ट होते हैं। ये लाइन भी एग्जाम में पूछा गया है, किसने कहा था, ठीक है। और ये लाइन पर क्वेश्चन कथन और कारण, कथन कारण, ये क्वेश्चन आता है ना, तो यहां से ये कथन और कारण में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कथन और कारण देके आता है, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये कथन है, ये कारण है और ये कथन है। इसको कथन में दे दिया जाए और इसको कारण में दे दिया जाए तो दोनों सही है, और कारण कथन कारण की सही व्याख्या करता है। जलवायु के सभी गुण प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण द्वारा स्पष्ट होते हैं, ये कथन दे दिया, और हमने इसको कारण दिया क्योंकि जलवायु और वनस्पति में घनिष्ठ संबंध होते हैं। बिल्कुल सही है। इसी को उलट के दे दे तो दोनों सही होगा, लेकिन एक ही व्याख्या भी नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर मैं इसको ए पे रखूं और इसको बी पे रखूं, ठीक है, तो ये हो गया कथन और ये हो गया कारण। तो इस कंडीशन में जलवायु और वनस्पति में घनिष्ठ संबंध होते हैं, क्योंकि जलवायु के सभी गुण प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण द्वारा स्पष्ट होते हैं। सही है, और ये सही व्याख्या करता है। लेकिन यहां पर हम दूसरी बात में कर दें, बी और ये ए, ये हो गया कथन और ये हो गया कारण। जलवायु के सभी गुण प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण द्वारा स्पष्ट होते हैं। सही है, क्योंकि जलवायु और वनस्पति के घनिष्ठ संबंध होते हैं। सही लगता है, ये सही है, लेकिन क्या व्याख्या करता है, ये भी व्याख्या करता है। दोनों लाइनें एक दूसरे की के अल्टरनेट हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है। कथन सर हाँ, एक बार और क्लियर करिए, कथन कारण वाला क्लियर जरा सा कीजिए, समझेंगे। हमको तो किसी को कथन रख दो और किसी को कारण रख दो, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे की व्याख्या करती हैं। मैं ऊपर वाले को कथन कहता हूं और नीचे वाले को कारण कहता हूं, तो उस कंडीशन में साफ दिखेगा कि कथन जो है ये कहता है कि जलवायु और वनस्पति में घनिष्ठ संबंध होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि अपने मन से लगाओ, क्योंकि जलवायु के सभी गुण प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण द्वारा स्पष्ट होते हैं। बिल्कुल सही है, और उस ऊपर वाले की व्याख्या करता है। दूसरे क्वेश्चन में ये कहें कि हम कथन इसको रखते हैं कि जलवायु के सभी गुण प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण द्वारा स्पष्ट होते हैं, अपने मन से लगाओ, क्योंकि कारण जलवायु और वनस्पति में घनिष्ठ संबंध होते हैं। ये भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो यहाँ ये दोनों लाइनें ऐसी लाइन है जो एक दूसरे की व्याख्या करती हैं और सही है, ठीक है जी सर, जी हाँ। तो कथन और कारण में ये चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन इसके अलावा वो अपने मन से जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा होगा, हो सकता है कि किसी एक को कथन बनाए और कारण में कुछ और लिख दे, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इन्होंने, कोपेन ने
ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 वर्ग में जलवायु को रखा। इसमें से इन्होंने आगे चलकर बाद में क्या कहते हैं कि एच भी जोड़ता है, लेकिन शुरुआत में कोपेन-हीगल-पाल में ये जाके एच जोड़ता है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में अन्य सभी की व्याख्या, खास करके बी की व्याख्या इन्होंने वर्षण और वाष्पीकरण अनुपात के आधार पर की। केवल बी ही एक ऐसी जलवायु थी जिसकी व्याख्या उन्होंने वर्षण और वाष्पीकरण के आधार पर की। लेकिन ए, सी, डी और ई, इन सब की व्याख्या इन्होंने तापमान और वर्षा के आधार पर। चूंकि किसी भी वृक्ष या वनस्पति के विकास के लिए तापमान और वर्षा की स्थिति को हम देखते हैं सबसे पहले, इसीलिए इसको हम वृक्ष जलवायु भी कहते हैं, ट्री क्लाइमेट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि किन किन कैटेगरियों को, किन किन श्रेणियों को हम वृक्ष जलवायु की कैटेगरी में रखते हैं। ए, सी, डी और ई, ठीक है, इसको हम वृक्ष जलवायु की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ए जलवायु जो है, हाँ, ए बी सी डी वृक्ष जलवायु। तो वर्षण और वाष्पीकरण का अनुपात बी को निर्धारित करता है, और एक तरह से यह मरुस्थलीय स्थिति को दिखाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि जब वर्षण के अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाए, ये तभी संभव होगा इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन। इसमें हमेशा यही अनुपात देखने को मिला है कि वाष्पीकरण की मात्रा हमेशा वर्षण से ज्यादा रही है, जिसके चलते इस क्षेत्र में पानी की कमी रही है, जिसके चलते वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन अदर को तापमान, मुख्य रूप से तापमान सबसे पहले दिखाया गया और वर्षा को बाद में दिखाया गया। बहुत किताबें कहती हैं कि नहीं, केवल तापमान के आधार पर, लेकिन केवल तापमान के आधार पर वनस्पतियों का विकास कहाँ संभव है। इसलिए ABCD को हम वनस्पति क्या कहते हैं, वृक्ष जलवायु भी कहते हैं, और वनस्पतियों के विकास को दर्शाने में समर्थ पाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके, तो ये ह्यूमिड रीजन के जलवायु प्रदेश हैं, और ये ड्राई रीजन के जलवायु को दर्शाता है। यानी ए, सी, ई और डी और ई ये आर्द्र क्षेत्र की जलवायु को दर्शाते हैं, और ये शुष्क क्षेत्र की जलवायु को दर्शाता है। एक का अंतर ये भी हुआ, ठीक है। ए, सी और डी ये ठीक ही है, तापमान और वर्षा का आधार, ठीक है, और ये केवल वर्षा की मात्रा का आधार, ठीक है।
तो ये क्लासिफिकेशन है। हाँ, इसमें से ये चीजें पूछी जाती हैं कि इसमें से कौन वृक्ष जलवायु को दर्शाता है और कौन केवल ड्राई रीजन को दर्शाता है। अब हम इस पे इसके क्लासिफिकेशन की ओर चलें, इसको थोड़ा और खिसकाना होगा। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन। इन्होंने पहला ए रखा, दूसरा बी रखा, सी, जी और ई, ये 5 क्लासिफिकेशन दिया था पहले। हाँ, अच्छा। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन था। मेजर क्लासिफिकेशन के बाद इन्होंने मौसमी, हाँ, ये जो क्लासिफिकेशन दे दिया अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित किया। ठीक है, ये 5 क्लासिफिकेशन प्रमुख वर्गीकरण, ये है ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 वर्ग में बांटा। लेकिन इन 5 जलवायु को उन्होंने आगे चलकर क्या कहते हैं, मौसमी वर्षा, ठीक है, या सीजनल क्या कहेंगे उसको, प्रेसिपिटेशन, मौसमी सूखा प्रभाव या मौसमी वर्षा के प्रभाव के आधार पर, ठीक है, आधार पर इन्होंने अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का उपयोग किया। जैसे पहला था आपका एफ, ठीक है, तो एफ जो है इन्होंने ह्यूमिड सीजन, नो ड्राई सीजन, आर्द्र मौसम, कोई शुष्क मौसम नहीं के लिए प्रयोग किया। सालों भर आर्द्र मौसम, सालों भर, इसके लिए उन्होंने स्मॉल एफ का प्रयोग किया। इसी तरह से इन्होंने स्मॉल एम का प्रयोग जो है किया था मॉनसून क्लाइमेट के लिए, मॉनसून जलवायु के लिए इन्होंने स्मॉल एम लगाया था, ठीक है, और बताया था कि इसका उपयोग जो है, हाँ, एफ का उपयोग, अच्छा, उपयोग बाद में देखें, मॉनसूनी क्लाइमेट के लिए उन्होंने एम का प्रयोग किया था। इसी तरह से 2 और लेटर्स हैं, जैसे एक आपका एस, स्मॉल एस, और स्मॉल समर एंड विंटर, विंटर के लिए डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल एस और स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल एस का प्रयोग उन्होंने विंटर ड्राई सीजन और रेन, विंटर ड्राई, रेन ओनली इन समर, एस indicated for the शुष्क शीत और आर्द्र ग्रीष्म के लिए इन्होंने समर में वर्षा होती है तो स्मॉल एस लगाया, और विंटर में यानी कि वर्षा होती है आर्द्र शीत, तो इन्होंने डब्ल्यू लगाया। तो समर में, विंटर में वर्षा होगी तो शुष्क क्या हो जाएगा, ग्रीष्म, यानी कि जहां पर गर्मी में सूखा होता हो और जाड़े में वर्षा होती है उसके लिए विंटर का उपयोग किया, ठीक है, और जहां जाड़े में शुष्कता होती है और गर्मी में वर्षा होती है उसके लिए स्मॉल एस का प्रयोग किया, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने कुछ और भी लेटर्स का उपयोग किया था, जैसे के था, एस था, एन था, ठीक है, के, एच, एन, ठीक है। तो इसको तापमान के आधार पर रखा, ये मौसमी वर्षा, ठीक है, ये तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। तो मौसमी तापमान और मौसमी वर्षा में जो बदलाव आते हैं उसको दिखाने के लिए इन्होंने स्मॉल लेटर्स का उपयोग किया और कहा कि ये प्रत्येक लेटर किसके साथ उपयोग होंगे। जैसे एफ लेटर है तो इन्होंने साफ कहा कि एफ लेटर का उपयोग जो है ए, सी और डी के साथ होगा। यहां उपयोग को देखें,
इन लेटर्स के उपयोग को, तो ए, सी और डी के साथ उपयोग होगा। इसी तरह से एम का उपयोग जो है, ठीक है, ए के लिए होगा। एम का उपयोग केवल ए के लिए होगा। इसी तरह से डब्ल्यू का उपयोग जो है ए और डी के लिए होगा। ए और डी के लिए होगा, ठीक है। इसी तरह से एस का उपयोग जो है सी के लिए होगा। तो किसका उपयोग किसके साथ होगा और किसके लिए होगा, ये चीज इन्होंने बताई, ठीक है। अब इसको देख लें। तो औसत वार्षिक तापमान जिस क्षेत्र में 18 डिग्री से कम रहता, लेस देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके लिए इन्होंने के का प्रयोग किया। इसी तरह से औसत वार्षिक तापमान अगर 18 डिग्री से अधिक रहता, औसत वार्षिक तापमान, ठीक है, ग्रेटर देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता हो तो एच उपयोग किया था। और इसी तरह से मिनिमम फॉग, ठीक है, एन का उपयोग किया मिनिमम फॉग के लिए, ठीक है, ये प्रयोग किया। तो लिख रहे हो कि इसको मिटा दूं, आगे लिख लोगे? क्या बोलते हो जी? 1 मिनट। मलय लास्ट वर्ड क्या लिखे हैं सर? लास्ट सर लास्ट वर्ड क्या लिखे हैं? लास्ट एन है स्मॉल, मिनिमम फॉग, मिनिमम ओके सर। फॉग, FOG फॉग, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत है तो पूछ लो अगर लिख रहे हो, लिख लो। सर ये के का औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से औसत वार्षिक तापमान अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है तो उसके लिए हम स्मॉल के का प्रयोग करेंगे। अगर औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहता है तो उसके लिए हम एच का प्रयोग करेंगे। और मिनिमम फॉग बना रहता है तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। और ये चीजें तापमान से रिलेटेड है, लेकिन एफ, एम, एस और डब्ल्यू वर्षा से रिलेटेड है। इसको भी लिख लीजिएगा इसी तरह से ब्रैकेट करके, ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। अब इसका प्रयोग किसके किसके साथ करना है यहाँ तो मेरे पास नहीं मेंशन है, लेकिन एफ, एम, एस और डब्ल्यू का प्रयोग में से किसके साथ एफ का प्रयोग ए, सी और डी के होगा, एम का प्रयोग केवल ए के साथ होगा, और एस के साथ ए और डी का प्रयोग होगा, डब्ल्यू का सी के साथ प्रयोग, ये भी उन्होंने बताया। सर ऑफलाइन कैसे होगी? तो बात करना 10 बजे तक, तो आयांस को बात करा दो। इधर सर अपना बड़बड़ाते जा रहे हैं, क्लास ही नहीं कर रहा। उड़ान टेक्लान मिल जाता है। वाओ, कितना दाम है? वहां जाके मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। मैं ट्रिप में अच्छा वो ये नहीं है। खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अब तो रेट तो नहीं दिखा रहे इसका। उड़ान चंडाली बेटा दो तो प्रेशर डालो, अब आप लोग पैसे चलाएंगे तब जाएंगे ऐसा में। अभी दूसरी दुनिया में है अभी। इसे मिटा देता हूं मैं, क्या जी? मतलब लिख लिया कि नहीं तुम? मलय यस सर, हो गया सर, हो गया सर। जी सर मिटा दीजिए। नो सर, यमुना थोड़ा देर प्रसाद रुकिए आए हैं? सर। 35 दिखा रहा है ठीक है। कॉम्बो वाला। यमुना प्रसाद हो गया सर मेरा। 38 दिखा अच्छा, रहा है। श्वेता माइक ऑफ करो।
अब मिटा देता है, बड़ा लिखा है। अब वीडियो में जाके देख लेना वहां से, ठीक है। दूसरा, हाँ, एक तो ये इन्होंने किया था। दूसरी बात ये थी कि जिस तरह से इन्होंने मौसम की शुष्कता या वर्षा की तीव्रता या अंतर को लिया, उसी तरह से इन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की कि प्रदेशों में शुष्कता की भी तीव्रता होती है, मतलब कि सीवियर ड्राइनेस। और ये चीज, सॉरी, सीवियर ड्राइनेस कहते हैं टेम्परेचर, तापमान की कहीं अधिकता होती है तो कहीं तापमान की कमी होती है। अधिकता की स्थिति में और कमी की स्थिति में वनस्पतियों का पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको दिखाने के लिए इन्होंने क्या कहते हैं A, B, C और D 4 स्मॉल लेटर का उपयोग किया था। तो तापीय तीव्रता के आधार पर, तापीय के आधार पर A, B, C और का उपयोग, ठीक है। यहां से A, ये जो है एक उपयोग जो है उन्होंने साफ कहा कि मैक्सिमम हॉट समर सीजन के लिए अधिकतम गर्म, आंसर नहीं आ रहा है सर। ये एक का प्रयोग किया, लेकिन कब का तापमान सबसे गर्म माह मोर देन 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म हो, से गर्म माह का तापमान, गर्म माह का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो, तो उसके लिए इन्होंने स्मॉल ए का प्रयोग किया और बताया कि इस स्मॉल ए का जो उपयोग होगा वो केवल सी के साथ होगा, सी टाइप ऑफ क्लाइमेट के साथ होगा, ठीक है, यूज विथ सी, ठीक है। इसी तरह से बी, तो बी सामान्य गर्म ग्रीष्म ऋतु, सामान्य गर्म ग्रीष्म ऋतु, और इसमें सबसे गर्म महीने का तापमान, सबसे गर्म माह का औसत ताप लेस देन 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसका उपयोग बताया कि ये भी उपयोग किया जाएगा सी के लिए, सी टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए, ठीक है। इसी तरह से सी नंबर इन्होंने कहा कि कोल्ड एंड शॉर्ट समर सीजन वाला, ठंडा और छोटा ग्रीष्म, हाँ, और छोटा ग्रीष्म ऋतु के लिए स्मॉल सी का प्रयोग किया। बताया कि इसमें एवरेज टेम्परेचर सब, मतलब कि सबसे गर्म महीने का एवरेज टेम्परेचर, सबसे गर्म माह का औसत तापमान जो है वो हो कम से कम लेस देन 20, क्या कहते हैं 10 डिग्री से ज्यादा, मोर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका उपयोग उन्होंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी का प्रयोग जो है इन्होंने कोल्डेस्ट विंटर सीजन के लिए किया, सबसे ठंडे शीत ऋतु के लिए डी का प्रयोग किया था। जिसमें औसत तापमान, खास करके सबसे गर्म महीने का औसत तापमान, सबसे गर्म माह का औसत तापमान जो है ये -38 या इससे कम, लेस देन -38 डिग्री सेंटीग्रेड,
और इसका प्रयोग उन्होंने टी के साथ करने का सुझाव दिया। तो ये चीज इन्होंने तापीय तीव्रता के आधार पर क्लासिफाइड करने की कोशिश की थी। ये लिख लिया। इसी तरह से इन्होंने ये जो ड्राई क्लाइमेट है उसको डिवाइड करने के लिए विविध प्रकार जलवायु को शुष्कता पर दो भाग में बांटा और इसके लिए दो अलग अलग लेटर्स का प्रयोग किया। तुम्हारा पहला था एस कैपिटल लेटर और दूसरा था डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू तो डिग्री ऑफ ड्राइनेस, शुष्कता की मात्रा, शुष्कता क्या है, डिग्री ऑफ ड्राइनेस। ठीक है, तो इसके आधार पर एस जो है समर के लिए और डब्ल्यू जो है विंटर के लिए। तो कैसा, मतलब कि इस ये जनरली हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर एस जो है वो स्टेपी के लिए, ठीक है, प्रयोग होता है। स्टेपी एंड स्टेपी स्टेपी और सेमी एरिड। और डब्ल्यू जो है ये ड्राई और डिजर्ट। बिल्कुल मरुस्थलीय हो, यानी कि इसमें 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो और इसमें 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाए, ये तो हम जानते हैं। उन्होंने ये चीज नहीं लिखा था कि 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, उन्होंने साफ लिखा था कि हाँ सेमी एरिड हो, तो इसका मतलब होता है कि 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, और बिल्कुल ड्राई हो इसका मतलब होता है कि 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से भी कम, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा अगर होती हो, इसके लिए उन्होंने डब्ल्यू शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह से उन्होंने ई टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, कोल्ड क्लाइमेट है, उसको भी सब डिवाइड करने की कोशिश की थी और उसको दो भाग में बांटा था, टी और एफ में। ई टाइप ऑफ क्लाइमेट को डिग्री ऑफ कोल्डनेस, ठंडी की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा। कौन कौन दोनों हैं? तो पहला है मेरा टी और दूसरा है एफ। पहला है टी और दूसरा है एफ। तो टी किसके लिए? तो टी तुम्हारा टुंड्रा क्लाइमेट और एफ फ्रिजिड क्लाइमेट। टुंड्रा क्लाइमेट, फ्रिजिड क्लाइमेट। टुंड्रा क्लाइमेट और फ्रिजिड क्लाइमेट। टुंड्रा को टुंड्रा ही कहते हैं, ठीक है, और फ्रिजिड को ध्रुवीय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे गर्म माह का तापमान जो है वो लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मोर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। ठीक है, उसके आधार पर बांटा। और फ्रिजिड क्लाइमेट को, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन ऑल सीजन, सभी मौसम में तापमान
जहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो उसके लिए इन्होंने F इंडिकेटर लगाया। तो E टाइप ऑफ क्लाइमेट के साथ जब हम T लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर गर्मी में जो तापमान है सबसे गर्म माह का 10 डिग्री से नीचे और 0 डिग्री से ऊपर है। और E के साथ जब हम F लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर सालों भर जो है तापमान 0 डिग्री से नीचे यानी -38-37 कुछ भी जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका सूक्ष्म क्लासिफिकेशन। मेजर क्लासिफिकेशन इस तरह से कोपेन ने, ऊपर वाला तो लिख लिया होगा ना? यस सर। फोटो खींच के डाल देता हूँ, एक्चुअली वही बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका। अब आइए देखते हैं कि मेजर क्लासिफिकेशन क्या आता है। तो मेजर क्लासिफिकेशन है आपका ए, बी, सी, जी और डी। ये है। अब ए बी सी डी ए को ले लीजिए। तो ए हो गया आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और इसको उन्होंने 3 भाग में बांटा। ठीक है, पहला एएम नहीं एएफ, पहला था आपका एएफ, दूसरा था एएम और तीसरा था ए डब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरह से 3 क्लासिफिकेशन हो गए। इसको क्या कहेंगे जी? मेरे पास इंग्लिश में ही सारा लिखा हुआ है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, ये मॉनसूनी जलवायु, मॉनसूनी होगा ना, उष्ण मॉनसून, क्योंकि ए उष्णता को दिखाता है और सबके साथ ए लगा हुआ है, तो उष्ण एम फॉर मॉनसूनी, उष्ण एम डब्ल्यू जो है सवाना को दिखाता है, सवाना। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, इसकी विशेषता थोड़े आगे देखेंगे। दूसरा आपका शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, इसको इन्होंने
मुख्यतः दो कैटेगरी में बांटा, ठीक है। एक है आपका बीएस और दूसरा है बीडब्ल्यू। बीएस और बीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू और बीएस, ठीक है। बीडब्ल्यू को फिर आगे दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, बीडब्ल्यूएच और बीडब्ल्यू के। बीडब्ल्यूएच और बीडब्ल्यू के। इसी तरह से इसको भी दो भाग में बांटते हैं, बीएसएच और बीएसके। तो एक तरह से टोटल 4 क्लासिफिकेशन रहते हैं। बीडब्ल्यू जो है वो आपका मरुस्थलीय जलवायु है। सर BWK के ऊपर क्या लिखे हैं? लाइट वहीं पे पड़ रहा है। बीडब्ल्यूके के ऊपर क्या लिखे हैं? यहाँ इसके ऊपर ये यस सर। बीडब्ल्यूएच जी ओके। तो ये है मरुस्थलीय जलवायु, और ये दिखाता है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु को, और ये दिखाता है शीत। शीत होगा या कि शीतोष्ण होगा जी? तो देखने दो। सब ट्रॉपिकल स्टेपी, BSH, सब ट्रॉपिकल स्टेपी, और BWH BWH एंड BWK। BWH जो है सब ट्रॉपिकल डिजर्ट, सब ट्रॉपिकल डिजर्ट, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। BWK जो है ये दिखाता है मिड लैटिट्यूड डिजर्ट, शीत मरुस्थलीय जलवायु जिसको कहते हैं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट को दिखाता है, ठीक है। इसी तरह से BSH जो है ये सब ट्रॉपिकल स्टेपी को दिखाता है। सब ट्रॉपिकल स्टेपी को दिखाता है, और BSK जो है वो दिखाता है मिड लैटिट्यूड स्टेपी। ठीक है, इसको दिखाता है। तो इसमें से जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इन दोनों से आता है, खास करके इससे आता है, इसलिए ये बड़ा मायने रखता है। ठीक है, स्टेपी से भी आता है लेकिन ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी मरुस्थलीय उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इस पे डिटेल स्टडी हम लोग कल करेंगे, पूरा विशेषता सारी जलवायु के सभी प्रकार की विशेषता के संदर्भ में, लेकिन आज क्लासिफिकेशन देख लेना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद सी नंबर का आता है। सी नंबर जो है आपका वार्म क्लाइमेट को दिखाता है, वार्म टेम्परेट को दिखाता है, गर्म शीतोष्ण,
वार्म टेम्परेट, ठीक है, जलवायु को दिखाता है। सी नंबर, ये खास करके मिड लेटीट्यूड में पाया जाता है और इसकी 3 कैटेगरियां हैं, ठीक है, इसकी 3 कैटेगरी है। इस तीनों कैटेगरी में पहला है आपका CF, CS और CW, ऐसे तो लोग बांट देते हैं, CF, CS और CW। चलिए CF, CW रख लीजिए और CS रख लीजिए, ये सारे स्मॉल लेटर लगे हुए हैं। CF को हम CFA कह सकते हैं और CFB CS को कह सकते हैं। खैर चलो, तो CF जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, CW जो है वो मैरिन वेस्ट कोस्ट है, CW जो है चीनी तले जलवायु, मैरिन वेस्ट कोस्ट, ये हो गया चीनी तले जलवायु, और ये हो जाएगा मध्य सागरीय। चलिए थोड़ा सा यहाँ आइए, इसमें से ये जो आप कैटेगरी देख रहे हैं CS 1% गारंटेड है, यहां से निश्चित है कि एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा गारंटी के साथ। ये कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भूमध्य सागरीय जलवायु या वनस्पति की बात हो और यहां से क्वेश्चन ना आए। एक क्वेश्चन निश्चित है और एक क्या 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो अगर विश्व जलवायु में यहां से पूछेगा तो पूछेगा ही, दूसरा क्वेश्चन ठीक इंडिया में नहीं, इंडिया में यहाँ से, हाँ दूसरा क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं पूछेगा, लेकिन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से इंडिया में जाके जरूर पूछेगा, ठीक है। तो 2 प्रश्न की तो गारंटी हो गई, एक इंडिया के संदर्भ में क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को लेकर, और दूसरा वर्ल्ड क्लासिफिकेशन में अगर पूछेगा तो CS से ही पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसलिए दिस टाइप ऑफ द क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक को के बारे में आपको अच्छे से जान लेना है, ठीक है। ये हम लोग कल जानेंगे, लेकिन आज मैंने बता दिया कि यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ है, ठीक है। तो कुल गारंटेड क्वेश्चन कितने हो गए, थोड़ा काउंट भी करके रखते हैं कि नहीं, आप लोग काउंट करके बताइएगा कल आप अभी तक में कितने गारंटेड क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। इसके बाद आइए डी टाइप ऑफ क्लाइमेट में। तो डी क्लाइमेट जो है ये कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है, कोल्ड बोलिए। और इसको हम बांटते हैं 2 प्रकार की जलवायु, ठीक है। पहला है आपका ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल DF, आर्द्र महाद्वीपीय, और दूसरा है मेरा DW,
सब आर्कटिक। ठीक है, सर लेफ्ट साइड थोड़ा कट हो जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक। चलो, इसके बाद ई टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो ई हो गया कोल्ड क्लाइमेट। और इसको भी हम दो टाइप में बांटते हैं, एक ईटी और दूसरा ईएफ। ईटी जो है वो है तुम्हारा टुंड्रा, और ईएफ जो है पोलर आइसलैंड। ध्रुवीय, टुंड्रा और ध्रुवीय। सेंट लॉरेंस जलवायु या शीत पूर्वी तटीय जलवायु। और इसको कहते हैं टाइप। ये तो हो गया। कोपेनहेगन पाल के बाद उन्होंने एक और क्लासिफिकेशन ऐड किया था, वो था एच, और ये जो था पर्वतीय जलवायु के लिए किया था। जो पूरे विश्व में 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर लागू होता है। 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर, ठीक है, ये लागू होता है। तो ये है तुम्हारा क्लासिफिकेशन। सर हाँ, अगर इसको सर मैप में देखना चाहे तो मैप में भी हो जाएगा सर? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो वही ठीक है, मैप में भी हो जाएगा। चलो कल मैप के साथ बता देता हूं, या लिख लिया हो तो अभी बता दूं, लेकिन पहले इसका एक्सप्लेनेशन बोलो। सर हो गया है सर, लिख लिया है। और सारे लोग हो गया? सर सबसे नीचे वाला लाइन सर, यस सर, पर्वतीय जलवायु। यस सबसे सर। नीचे जो है, रुको एक बार, अब दिखाई दे रहा है? हाँ सर। सबसे नीचे है एच, पर्वतीय जलवायु, जो 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर, ऊंचाई के प्रदेशों पर ये लागू होता है, और ये लास्ट क्लासिफिकेशन में इसको ऐड किया गया था 1951 में। छोटा इंट्रोडक्शन तो भी हो ही सकता है, जैसे पहला यानी उस जलवायु आर्द्रता आधारित जलवायु है, पूरी तरह से वर्षा आधारित जलवायु है, ठीक है। और
होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु ऊपर है, देखिए थोड़ा यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये 0 से 5 डिग्री सामान्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, 0 से 5 डिग्री, 0 से 10 डिग्री। लेकिन महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से पर इसका विस्तार 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि पूर्वी हिस्से पर या तटीय मतलब कि तटीय वायु प्रवाह वाले हिस्से पर क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर तटीय वायु प्रवाह के कारण या फिर विषुवतरेखीय क्षेत्र में सालों भर भयंकर गर्मी पड़ती है और भयंकर गर्मी के चलते सालों भर 2 बजे के बाद दिन में भयंकर वर्षा होती है, वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। और इस कंडीशन में यहाँ पर इस घनी वर्षा के कारण काफी घनी वनस्पतियां उगती हैं। इस घनी वनस्पतियों के उगने के कारण और वनस्पतियों में विविधता के कारण जैव विविधता यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये पूरे विश्व में आपको अगर देखिए क्या कहते हैं कि विस्तार की अगर हम बात करें तो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच और महाद्वीपों के पूर्वी तट पर 20 डिग्री से पूर्वी तट नहीं पौनाभिमुखी तट पर ये 2 तरह के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच और दूसरा 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ के बीच पौनाभिमुखी, ठीक है। पूरे विश्व में ये लैटिट्यूड जरूर याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में आपको लैटिट्यूड दे के पूछता है कि यह जलवायु जिससे भारत मॉनसूनी जलवायु है, मॉनसूनी जलवायु कितने डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो ये मॉनसूनी जलवायु दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 28 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। इसी तरह से उष्ण सवाना जलवायु, तो उष्ण सवाना जलवायु की अगर हम बात करें तो ये उष्ण सवाना जलवायु का विस्तार दोनों गोलार्धों में जो है 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है, ठीक है। तो इसका तो आपका अक्षांश विस्तार हो गया, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो अच्छे से देखिए, ठीक है, अक्षांश विस्तार हो गया। इसी तरह से दूसरा है मेरा ये BSHW, BWH और BWK। तो BWH और BWK की अगर हम बात करें तो सहारा को छोड़कर, क्योंकि ये पूरे से पर्सन पूरा फैला हुआ है, ठीक है, 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है और महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पर मिलता है। ये जो है ये क्या बोला था 10 डिग्री से नहीं 15 से 30 डिग्री, 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, ठीक है, इसका विस्तार पाया जाता है। BWK का विस्तार जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के आंतरिक हिस्से में, 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच आंतरिक भाग में, ठीक है। सब ट्रॉपिकल का अक्षांशीय विस्तार तो नहीं है मेरे पास, लेकिन CF को देखिए दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में, 40 नहीं 45 होना चाहिए, 45 डिग्री से 60 डिग्री। इसी तरह से चीनी तुल्य जलवायु की अगर हम बात करें
तो ये है 25 डिग्री से 45 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पूर्वी समुद्र तट पर 25 डिग्री से 45 डिग्री। ये इसी का पार्ट है 45 से 60 डिग्री महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। इसको आ जाइए तो ये आपका आ जाता है, क्या कहते हैं, 25 से 45। हाँ 25 से 45, 25 डिग्री से 45 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग में। ठीक है, इसी तरह से सीएस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सीएस भूमध्य सागरीय जलवायु है और भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भाग में। 30 से 45, 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भाग में। थोड़ा लेटर्स छोटे हो जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट इसकी भेज दूंगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से सेंट लॉरेंस, हाँ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की अगर हम बात करें तो यह महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं 40 से 60 डिग्री के बीच। ये डिग्री से 60 डिग्री के बीच ठीक है। इसी तरह से टैगा की बात करें तो टैगा जो जलवायु है इसका विस्तार महाद्वीपों के मतलब महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी भाग में नहीं बल्कि आंतरिक भाग में टैगा जलवायु का विस्तार जो है पूरे महाद्वीप में 45 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में आ जाता है। 45 डिग्री से 70 डिग्री के बीच मध्य महाद्वीपीय भाग में, ठीक है। इसको गड़बड़ मत करना, 45 से 70 डिग्री के बीच मध्य महाद्वीप के भाग में लिखा है और ये 40 से 60 डिग्री ये सेंट लॉरेंस के लिए लिखा गया है, ठीक है। सेंट लॉरेंस जलवायु के लिए लिखा गया है या शीत पूर्वी तटीय जलवायु के लिए लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह से टुंड्रा जलवायु की अगर हम बात करें तो टुंड्रा जलवायु तो ये चला जाता है तुम्हारा क्या कहते हैं आर्कटिक में पूरी तरह से, यानी 70 डिग्री से ऊपर। ये दोनों पे दोनों जो है 70 डिग्री से ऊपर कह सकते हैं। और ये एच जलवायु पूरे विश्व में 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बाय कोपेन। अभी थॉर्नथवेट बाकी है और इसकी पूरी विशेषता बाकी है, तो हमें लगता है कि अभी पूरी विशेषता तो कल पूरा क्लास होगा तब जाके खत्म होगा, ठीक है। तो मैं इसके स्क्रीनशॉट भेज देता हूं तुमको, आराम से लिख लेना, क्या कहते हो? हो गया सबका? अरे चलो स्क्रीनशॉट से लिख लेना। तो ठीक है लिखो।
जमुना प्रसाद आप क्लास में आए हैं कि नहीं? जवाब दीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं क्लास। जमुनेश तो दिख रहा है। हो गया है सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर तो क्लास ऑफ करूं क्या? क्योंकि जैसे नेट Yes, sir. क्या बोल रहे हो मलय? हाँ सर, लिख लिए सर। ठीक है सुलेखा। हो गया सर। चलो ठीक है, तो आज की क्लास ऑफ करता हूं मैं, कल मिलते हैं।